लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो समझेंगे कि जो गिरने वाले स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ने वाले स्टॉक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता चला जा रहा है। देखिए मिड कैप इंडेक्स अभी 0.25% नीचे था महज कुछ मिनट पहले ही, अब सिर्फ 0.5% ऊपर रह गया है। तो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो सस्टेन होने में डिफिकल्टी तो हो रही है। अब ऐसे में अब तक के संकेत क्या हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। इस समय के क्यूज देखते हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स जो हमने वॉल स्ट्रीट में एक रिबाउंड देखा था उसके असर हम एशियन मार्केट्स पर देख रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कुछ एशियाई बाजार है जो ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं। ऑल्दो अभी भी निक्के जैसे मार्केट फ्लैट है। कॉस्पी 1% से ज्यादा मजबूत है। हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और शंघाई का बाजार 0.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है। डाउ फ्यूचर्स इस समय बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली नैस्डैक फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट है। तो कोई एक्शन आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में भी दिख नहीं रहा है अभी। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, अब तक की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं। रिकवरी तो दिखी थी आज, लेकिन अब वो रिकवरी टिकती हुई नहीं दिख रही है। बाजार नीचे आया है। निफ्टी 17,100 के लेवल को ब्रीच कर चुका है। कल हमने 17,000 के लेवल्स भी टूटते हुए देखे थे। फिलहाल 17,065 पर कर रहा है ट्रेड। अब कल के लोज आज ब्रीच होते हैं, उनके ऊपर टिका रहता है, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से 500 पॉइंट नीचे आ चुका है। मिड कैप्स का जोश थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 0.5% से ज्यादा की मजबूती है। तो जितनी तेजी से आपको बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिख रहा है, उतनी तेजी से आपको मेटल जो मिड कैप्स है वो दिखाई नहीं देंगे। मिड कैप्स फिर भी कोशिश कर रहे हैं होल्ड करने की। बाकी अगर आप देखेंगे पॉकेट्स, तो मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, 1.5% ऊपर अभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। फार्मा ऑटोज में बाइंग देखने को मिल रही है। सिलेक्ट बाइंग आपको रियल्टी, एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरीज में दिखाई देगी। प्रेशर कहाँ है? एफएमसीजी स्टॉक्स दबाव में है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज भी दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यह है अब तक का हाल। अब ऐसे में ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, इंडेक्स पर क्या राय बन रही है रिमेनिंग सेशन के, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाशगाबा.com से। गाबा साहब नमस्कार। तो कल भी इनफैक्ट आप कह रहे थे गाबा साहब की स्ट्रेंथ है नहीं मार्केट में, और वो चार्ट्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आज का मोमेंटम उस चीज को जस्टिफाई भी करता है। हम ऊपर खुले जरूर, लेकिन उन स्तरों पर टिक नहीं पाए। अब रिमेनिंग सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है? कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कल के लोज ब्रीच करते हुए हम देखें? कल के लोज इंपॉर्टेंट लेवल है। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। 17,000 एक अहम साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एक दूसरा कल वीकली एक्सपायरी है, तो कल तक एक संभावना है, एक होप है कि समझ जाए। कल थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच था, इसलिए हमने वो अनस्ट्रेचिंग देखी आज को। लेकिन एक क्रूशियल लेवल आ गया है 17,000 लो और आज का हाई, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर कल आज का हाई पार कर लेता है 17,200, फिर तो एक कह सकते हैं कि चैन की सांस लेंगे, कि फिर कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। एक है कि सिर्फ एक ब्रेकआउट की जरूरत है, जो आज का है 17,200 के आसपास। अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छा। और बैंक निफ्टी में 39,750 ये एक जोन है, ये पार करना जरूरी है। अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, तब तक थोड़ी वीकनेस पॉसिबल है। मुझे लगता है एक डिप मिलना चाहिए। डिप के बाद एक फिर फ्रेश बाय मिलता है, तो वो एक क्रेडिबल बाय मिलेगा। अब होता है नहीं होता है वो देखेंगे, लेकिन लगता है वो क्रेडिबल बाय होगा। बढ़िया लग रहा है मुझे। ओके चलिए, तो ये तो राय रही इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक क्या राय है आपकी गावा साहब? कुछ रेट्स निकाले हैं क्या? जी हाँ, मुझे अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत अच्छा बेस बनाया अपोलो हॉस्पिटल ने 4,300 के आसपास। मुझे लगता है 4,400 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम वहां तक मिल जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पर भी तेजी है, 2 दिन से एक अच्छी तेजी देख रहे हैं हम। ट्रेड कर रहा है 465 के आसपास, स्टॉप होगा 460 का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 480 के 1 या 2 दिन में लग सकते हैं। यस, औरोबिंदो फार्मा। तो हेल्थ केयर और फार्मा पर ही कन्विक्शन है गाबा साहब का, इसीलिए खरीदारी की सलाह आपको दोनों उन्हीं स्टॉक से मिली है। अपोलो हॉस्पिटल्स में 4400 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 1% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है 4344 के लेवल्स पर। और अरविंदो फार्मा में भी एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ 480 के टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। फिलहाल 465 पर ट्रेड कर रहा है 3.5% की मजबूती के साथ। अरविंदो फार्मा हमारी आज की मिड कैप लिस्ट में भी शामिल है। तो चलिए मिड कैप्स का हाल ही देख लेते हैं। इंडेक्स तो जैसे आपने भी देखा ऊपरी से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है मिड कैप इंडेक्स। इनफैक्ट अब 0.5% से नीचे अगर आप आखिरी मिनटों का ये चार्ट देखेंगे समझ में आएगा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होना शुरू हुआ है मिड कैप्स भी। और अब ये दिन के लोअर लेवल्स भी होंगे एक तरीके से देखें तो। चलिए पॉकेट्स आपको दिखाते हैं, मेटल्स दिखाते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, JSPL,
JSW इस्पात, नाल्को जैसे स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सत्र में। मेटल्स में काफी अच्छी बाइंग है भी, और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ 2% तक की तेजी आपको देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक हालांकि डेज हाई से तेजी से नीचे आया है, ये एक समय में 3 से 4% की बढ़त भी दिखा रहा था, अब सिर्फ 1% की तेजी स्टॉक में रह गई है। फार्मा की बात करते हैं, फार्मा में ग्लैंड फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी है, साथ ही बायोकॉन में एक तेजी देखने को मिल रही है। औरोबिंदो फार्मा का गावा साहब ने भी जिक्र किया भी है, लेकिन ग्लैंड फार्मा ये भी 5% ऊपर है, बायोकॉन में 2% की मूव, ग्लेनमार्क फार्मा में भी स्ट्रेंथ 0.3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। आईटी में आपको सेलेक्ट बाइंग दिखाई देगी, इंडेक्स हालांकि आधा % ऊपर था, अब जैसे बाजार नीचे आया तो इंडेक्स भी शायद ऊपरी से थोड़ा हल्का हुआ होगा, लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो केपीआईटी टेक 6.5% ऊपर, सास्केन टेक में 3.5% की मजबूती, जेंसार 1% ऊपर है, साइंट भी 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑटोज में खरीदारी का सेशन आज के सत्र में, सेलेक्ट ऑटो एंसिलरीज में बाइंग देखने को मिली, जीएनए एक्सेल्स 4% ऊपर, भारत फोर्ज 1.5% ऊपर, रामाकृष्ण फोर्जिंग 8.5% ऊपर, प्रिकॉल में 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। रियल्टी स्टॉक्स भी ले आते हैं यहाँ पर, लोधा, ओबरॉय, प्रेस्टीज और महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी, हालांकि अगेन ये सभी स्टॉक्स थोड़े थोड़े हल्के होना शुरू हुए हैं ऊपरी स्तरों से, और अब 2% की तेजी के साथ लोधा कर रहा है ट्रेड। बाकी स्टॉक्स में भी आपको 0.5% से लेकर 1% की तेजी दिखाई देगी। गावा साहब, आपने फार्मा का तो जिक्र किया, लेकिन एक ग्लेनमार्क फार्मा पर भी आपकी राय चाहिए, क्या व्यू है स्टॉक पर? आज फार्मा में बिल्कुल मैं कहूंगा तेजी है, ध्यान देना चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा में चार्ट निकाल लेता हूँ, यस अच्छी तेजी है, साइडवेज जोन है, 420 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ग्लेनमार्क फार्मा में। थोड़ा वक्त है तो मुझे लगता है 435 से 440 भी पॉसिबल है। साइडवेज मूव है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, साइडवेज मूव है, लेकिन इस साइडवेज मूव में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। ओके, तो मूव साइडवेज है लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है। अच्छा, एनर्जी बास्केट में गावा साहब, एक चेन्नई पेट्रो पर आपकी राय लेंगे। स्टॉक आज भी अपनी मजबूती को होल्ड कर रहा है, और अगर आप कल की बात करेंगे तो भी स्टॉक में तेजी थी, तो कल का मूव आज भी एक्सटेंड हो रहा है चेन्नई पेट्रो में। लेने हैं प्रॉफिट्स यहाँ या होल्ड कर सकते हैं? प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 268 में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है चेन्नई पेट्रोलियम का जब मैं चार्ट देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम बेसिस का, तो वहां पर तो ब्रेकआउट मिला है और ट्रेड करा है 268। मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए 290 300, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है या 1-2 डेज ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज स्टे लॉन्ग, सिर्फ इतना स्टॉप लॉस ही बढ़ाना पड़ेगा और क्या। ओके, तो प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं 268 के आसपास फिलहाल चेन्नई पेट्रो कारोबार करते हुए आज के सेशन में। एक राय और लेंगे इंडिया सीमेंट्स पर, यहाँ पर हमने 2-2.5% की मजबूती देख रहे हैं। स्टॉक 192 193 के आसपास ट्रेड कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही, हालांकि आज के जो डेज हाई हैं 193 के हैं और उन्हीं लेवल्स के आसपास है। गावा साहब, आपकी राय इंडिया सीमेंट्स पर? इंडिया सीमेंट्स एक बाइंग मोड पर है, लेकिन अब तक ट्रेंड मिसिंग है। जो जोन है 185 और 205 के बीच में चल रहा है। हाँ, इंट्राडे एक बाई सिग्नल मिल सकता है यहाँ पर, 190 का कोई स्टॉप अगर चले, अब ट्रेड करा है 192 65 के आसपास, अगर अपमूव मिलता है तो 200 भी जा सकता है। यस, हो सकता है उसके लिए कल तक लगेगा, लेकिन आज नहीं लगता मुझे। तो यस, बाय मोड पर है इंडिया सीमेंट, बिल्कुल। ओके, तो बाय मोड पर इंडिया सीमेंट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से फिलहाल ट्रेड करते हुए। गावा साहब, हमने ऑटो एंसिलरीज की बात की थी, इसमें रामाकृष्ण फोर्जिंग का स्टॉक देखिए डे हाई पर आ चुका है। ये स्टॉक 8.5% से ज्यादा की मजबूती है रामाकृष्ण फोर्जिंग्स में, और 288 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, पर चार्ट्स पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन ये लेना चाहिए। ये स्टॉक अभी ट्रेड करा है 289.50 पर, वे 300 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। तो रामकृष्ण फोर्जिंग का जो चार्ट है, बढ़िया चार्ट है, लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लेना चाहिए। तो आरके फोर्जिंग खरीदारी की कॉल गावा साहब की ओर से ले सकते हैं, स्टॉक बेहतर दिख रहा है, अभी 288 290 के आसपास ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। यहाँ पर 300 तक के टारगेट्स लाइकली हैं। केपीआईटी टेक पर और राय लेते हैं गावा साहब की, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स मिलना मुश्किल है जो मार्केट ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा हो और स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर हो, तो वैसे ही कुछ ट्रेड्स निकालने की कोशिश की जा रही है। गावा साहब, केपीआईटी टेक 7% ऊपर, अब 832 के लेवल्स पर, डेज हाई। जी हाँ, मुझे अभी किसी ने रेकमेंड किया था, मेरे एक स्टूडेंट ने, लेकिन यस चार्ट बढ़िया है केपीआईटी, बिल्कुल मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, मीडियम पे भी अच्छा है। एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर केपीआईटी, ट्रेड करा है 832 के आसपास, ये 850 पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ गुड चार्ट, डिप्स मिलती है जब भी, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा केपीआईटी में। यस, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कुछ खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं, बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बड़ी खबर है। रिलायंस जियो ने पोस्ट पेड का नया धमाका जियो प्लस लॉन्च किया है। इसमें फैमिली और इंडिविजुअल्स के लिए धमाकेदार ऑफर दिए गए हैं। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या कुछ खास है इस नए ऑफर में? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में एक दरें बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने अपना 149 का मिनिमम रिचार्ज कर दिया, तो दूसरी कंपनियां भी अब टारगेट इसको अपने कर रही है कस्टमर्स को। और अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो रिलायंस जियो ने अब पोस्ट पेड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। 4 नए प्लान कंपनी ने उतारे हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल की प्लान की मैं बता दूं, 299 का आपको प्लान लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 30 GB का डाटा मिलेगा। लेकिन अगर आप 599 का प्लान लेते हैं तो आपको इसमें अनलिमिटेड डाटा आपको इसके अंदर मिलेगा। लेकिन दूसरे जो बड़ी खबर है ये कि उन्होंने फैमिली प्लान्स को टारगेट करने की शुरुआत की है। तो एक नया प्लान उतारा जिसमें कि 399 का आपको अगर प्लान लेते हैं, इसमें आप 3 नए कनेक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पूरे परिवार को डाटा की ज्यादा जरूरत ना हो, तो ये उनके लिए 3 कनेक्शन ऐड ऑन करके आपको ये 696 रुपए का आपको ये पूरा प्लान पड़ेगा। और इसकी पूरी कीमत आपको आप पूरे इसके अंदर आपको 75 GB का डाटा मिलेगा। अगर मैं दूसरे प्लान की बात करूं तो 699 का भी एक प्लान कंपनी ने उतारा है। इसमें भी आप 3 एड ऑन कनेक्शन कर सकते हैं। तो 996 का ये आपको प्लान पड़ेगा। इसमें आपको 100 GB डाटा मिलेगा। अमेजन और नेटफ्लिक्स आपको फ्री मिलेंगे। तो एक मार्केट जिस पोस्ट पेड मार्केट को रिलायंस जियो टारगेट करने की तैयारी कर रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये प्लान उतारे। और इतना ही नहीं, कंपनी 1 महीने का फ्री ट्रायल अपने ग्राहकों को दे रही है। तो एक वैल्यू एड कस्टमर्स के लिए ये कंपनी ने अनाउंस किया है। ओके, चलिए, तो एक धमाकेदार प्लान और काफी सारे एक्साइटिंग चीजें कंज्यूमर्स के लिए जियो प्लस प्लान में। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। और तो कंपटीशन तो और इंटेंस होगा ही। अब देखना होगा कि बाकी प्लेयर्स भी कुछ इस तरीके के इंटरेस्टिंग प्लान्स लाते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, आखिर में फायदा कंज्यूमर्स का। एक बात देख लेते हैं टेलीकॉम पैक को भी। भारतीय एयरटेल बेसिकली उस पर एक नजर डालेंगे, क्योंकि वो स्टॉक यूजुअली अपनी ही चाल चलता है और 763 पर ट्रेड करा। और इनफैक्ट काफी समय से ये स्टॉक इसी रेंज में दिखाई दिया है। गाबा साहब, मार्केट के मूड का कोई खास असर इस स्टॉक पे हम देखा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसके काफी समय की प्राइस परफॉर्मेंस भी देखेंगे भारतीय एयरटेल की, तो वो एक रेंज बेस्ड ही रही है। आप कैसे देखते हैं स्टॉक को 763 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए? वेल, अपू में फेक अपू लगता है मुझे। इसमें इस अपू में कन्विक्शन नहीं नजर आता है। गैप डाउन खुला, फिर एक अपू मिल रहा है, लेकिन इस पर कन्विक्शन नहीं, क्योंकि अपर रीजन में रेजिस्टेंस बहुत है भारतीय एयरटेल में। 763 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर अपू मिलता भी तो 775 के वहां अटकेगा। है वीक स्टॉक, मैं कहूंगा। इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती भारतीय। अवॉइड कर दे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अवॉइड करने की सलाह है स्टॉक को, ये गावा साहब का सजेशन। और स्टॉक 765 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स निकालते हैं। एक स्टॉक लेकर आते हैं ऑयल इंडिया का। अब स्टॉक आप देखेंगे 258 पर ट्रेड कर रहा है गावा साहब, 3.5% ऊपर। और इसका आज का प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। जहां से खुला वहां से ऊपर ही गया ये स्टॉक, और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। स्पेशली पिछले आधे घंटे में काफी अच्छी बाइंग स्टॉक में हुई है। क्या व्यू है ऑयल इंडिया पर 258 के लेवल्स पर? हाँ, ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। अच्छा बेट बना हुआ है। जो बाउंस बैक हुआ है, इस बाउंस बैक पे ताकत है। ट्रेड कर रहा है 258.50 पर। मुझे लगता है 265.70 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 254 पर। ऑयल इंडिया खरीदने के लायक है। गुड बैट बनता है। यस, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार वापस जैसे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले, उसी हालात में ऊपरी सरों से हल्का हो चुका है और अब दिन के लोअर लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का ज्यादा असर भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पर नहीं होगा, क्योंकि गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में वैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो विदेशी बैंक उन्हें दे सकते हैं। स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इस पर गिफ्ट सिटी इफ्स्का के डायरेक्टर दीपेश शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत में स्टार्टअप का इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कुछ कंपनियां हैं वो बड़ी हो गई है, लेकिन भविष्य में भी जो स्टार्टअप है वो फॉरेन फंड के ऊपर निर्भर है। उनके लिए क्या भारत में कोई अच्छा विकल्प बन सकता है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं IFSCA के डायरेक्टर दीपेश शाह साहब से। सर बताइए कि क्या गिफ्ट सिटी कोई जरिया बन सकता है जो स्टार्टअप है फॉरेन फंडिंग के ऊपर काफ़ी निर्भर रहते हैं,
अचानक उनको मान लो फंडिंग नहीं मिलता है तो फिर क्या? देखिए, गिफ्ट सिटी जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम वो गिफ्ट सिटी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का दर्जा दिया गया है, विच मीन्स वो सेंटर इज़ कंसिडर्ड एज ए डीम आउटसाइड इंडिया। सो वो इंडिया में है पर वो सेंटर आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे यूनिफाइड रेगुलेटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो जिसके अंडर में सेंटर आता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली ऑपरेट्स ऑन द ग्लोबल प्रिंसिपल। जैसे आज कोई बैंक सिंगापुर में ऑपरेट करता है, दुबई में ऑपरेट करता है, यूएस में ऑपरेट करता है, सेम प्रिंसिपल पे यहाँ के जो बैंक्स है, आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 टाइप्स के बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स के फॉरेन ब्रांचेस है और फॉरेन बैंक्स के भी ब्रांचेस आईएफएफसी बैंक्स में सेंटर में है। तो ये दोनों आज आपको सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट सिंगापुर में है वैसे ही बैंक अकाउंट आपका गिफ्ट में है। तो आपका सवाल जो है कि क्या स्टार्टअप और क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज गिफ्ट से बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। हमारे रेगुलेशन उसको परमिट करते हैं। हमारे बैंक्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट दे ऑफर दे विल बी एबल टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। अब तक हमने देखा है कि फॉरेन की जो खासकर यूएस की कई सारी बड़ी बैंक है उनके ऊपर हमारे स्टार्टअप निर्भर है, ग्लोबली स्टार्टअप निर्भर है। तो क्या भारत को अब स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना है तो फंडिंग का सोर्स है धीरे धीरे डेवलप होगा और क्या हमारी बैंक ही इसका जरिया बनेगी? देखिए, पहले इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर नहीं था। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था कि काफ़ी स्टार्टअप्स और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस फॉरेन में एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वहाँ से वो लोग अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं, फिर वहाँ से वो इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, बाहर भी करते हैं। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हो जाने से ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, वो सारा आप गिफ्ट सिटी से कर पाते हो। तो आपका जो सवाल है कि क्या स्टार्टअप के लिए बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है, यस, गिफ्ट सिटी कैन बी ए वेरी बिग स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे प्रमोटर्स के लिए आईएफएफसी इज एज गुड एज एन ऑफशोर सेंटर। तो उनको सेम प्रिंसिपल पे जो बाहर ऑपरेट करते हैं वो प्रिंसिपल पे वो अपने स्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज के यहाँ से कर पाएंगे। क्या कुछ बैंकों ने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए? हमारे यहाँ पे काफ़ी बैंक्स है, 23 बैंक्स है, जिसपे मिक्स ऑफ इंडियन बैंक्स के फॉरेन ब्रांचेस और फॉरेन बैंक्स के ब्रांचेस है। उनके क्लाइंटेल में काफ़ी स्प्रेड है, वो उनके फॉरेन क्लाइंट्स भी है, उनके फॉरेन के इंडियन क्लाइंट्स भी है और इनके इंडियन क्लाइंट्स जो डॉलर डिनोमिनेटेड में सर्विसेज लेते हैं। तो स्प्रेड काफ़ी बड़ा है। आज कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इंस्टीट्यूशंस फॉरेन से हमारे साथ बैंकिंग, हमारे आईएफएफसी बैंकिंग यूनिट के साथ बैंक करना चाहता है तो वो सारे चीज़ें एनेबल्ड है। बट जैसे हर एक बिजनेस में एक प्रिंसिपल होता है कि जो बैंक के साथ आप अप्रोच करते हो वो दोनों का बिजनेस मैच होना चाहिए, उनके पॉलिसी, उनके रिक्वायरमेंट्स पे। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। और इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो 3 खिलाड़ियों के बीच में है, रत्नेश गोयल, अमित सेठ और आशीष क्याल। पहले लेकर आते हैं उनके पोर्टफोलियो के अब तक की अपडेट की क्या चेंजेस उन्होंने पोर्टफोलियो में किए हैं। तो पहले एडिशंस दिखाते हैं। अमित सेठ ने ऐड किया एक स्टॉक, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। और गॉडफ्रे फिलिप्स में खरीदारी की सलाह 2100 के टारगेट, 1875 का स्टॉप लॉस, 1929 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। रत्नेश गोयल ने भी एक ट्रेड ऐड किया है, वो है केपीआईटी टेक का। यहाँ पर 950 के इनकी टारगेट से 740 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 830 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक बाय कॉल है। तो 2 एडिशंस दोनों गेस्ट की ओर से हुई हैं। आशीष क्याल ने बुक किया है प्रॉफिट जीएमआर एयरपोर्ट्स में, खरीदारी की कॉल थी उनकी, 41.9 पर उन्होंने एग्जिट किया है, 44.5 के हालांकि उनके टारगेट थे। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है मुनाफे के मीटर में। ऑल्दो आशीष क्याल, रत्नेश के पोर्टफोलियो ने अच्छे रिटर्न्स अब तक दिए हैं। लीड आशीष क्याल कर रहे हैं 10% से ज्यादा के रिटर्न के साथ। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो 8.5% का रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो 0.5% रिटर्न लैंड कर रहा है, लेकिन आशीष और रत्नेश के पोर्टफोलियो से काफी अच्छे रिटर्न आते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे क्रिस्टल के सीनियर डायरेक्टर मोहित मखीजा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।